हेलो स्टूडेंट, कोविड-19 की जो परिस्थितियाँ चल रही है वर्तमान में, इसके कारण हमारी जो स्टडी है वो बहुत रुकावट पैदा हो रही है। स्टडी के अंदर बहुत बाधा पैदा हो रही है। इसी को देखते हुए इस परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जिसके कारण आपकी स्टडी है दिन वो सुचारू रूप से चलता रहे। और मेरा नाम संजय कुमार, मैं आज आपको राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, भारतीय संविधान। ये आपके पार्ट बी +2 का सिलेबस है, उसमें पार्ट बी का ये पहली जो यूनिट है उसका ये पहली टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएँ। देखो, ये आपके जो राजनीति विज्ञान के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ होती है, जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। क्योंकि जब भी हम राजनीति विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, जब भी हम संविधान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें संविधान की विशेषताओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये संविधान की विशेषताएँ जब हमें पता होगी तो ऑटोमेटिक हमें पूरे संविधान का भी ज्ञान हो जाएगा भी हमारे देश का संविधान कैसा है, किस प्रकार का है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें संविधान के बारे में जानना आवश्यक है कि संविधान क्या होता है। देखो, संविधान एक देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए, जो हमारी शासन व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए जो विधि होता है, कानून, यानी जो भी विधि कानून जो मेथड होता है उसको हम संविधान बोलते हैं। भारत का भी एक संविधान है जिसके अकॉर्डिंग हमारी शासन व्यवस्था की शुरुआत की जाती है, ताकि शासन व्यवस्था एक सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इसके लिए संविधान का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक देश का संविधान है, भारत का भी एक संविधान है, इसको हम भारतीय संविधान के नाम से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो संविधान के बारे में आप समझ गए होंगे भी एक देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो विधि होते हैं, कानून होते हैं, जो भी व्यवस्थाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान के अंदर टोटल रूप से लिखित होता है। लिखित रूप में भी हमारे कौन कौन सी विधि होगी, कौन कौन से कानून होंगे, किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाई जाएगा, देश लोक कल्याणकारी है, राजतंत्रात्मक है, गणतंत्र है, कैसा है, सब कुछ संविधान के अंदर क्या होता है, उल्लेखित होता है। चलो हम बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ। देखो, हमारे जो सिलेबस है +2 के अंदर, उसके अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएँ वो लगभग 20 के आसपास दी गई है। और हम ये टोटल जो विशेषताएँ करेंगे कम से कम 2 या 3 वीडियो के अंदर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट है संविधान की विशेषता, वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है हमारा जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व, यानी हमारे पास संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण पावर है हमारे पास। हम किसी भी आंतरिक या बाह्य रूप में किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते। मान लेते हैं आज हमारे देश के लिए कोई कानून बनता है, कोई विधि बनती है, तो हम कोई विदेश से, अमेरिका है, चीन है, उसके दबाव में आकर निर्णय नहीं लेते। या भारत के अंदर भी कोई ऐसी संस्थाएँ होती है, जो बहुत व्यक्ति होते हैं, उनके दबाव में निर्णय नहीं लेते हैं, क्योंकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। आंतरिक और बाह्य रूप से हम क्या है, स्वतंत्र हैं। यानी हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो बगैर किसी दबाव के लेते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर कोई हमारे कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संविधान का स्रोत है ना, वो जनता को माना जाता है। संविधान का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को माना जाता है। आपने प्रस्तावना पढ़ी है, उसके अंदर हम देखते हैं प्रस्तावना की शुरुआत ही होता है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत कैसी होती है? हम भारत के लोग। इसका मतलब जो संविधान का स्रोत है वो भारत की जनता है। भारत की जनता ने इसको अधिनियमित किया है, आत्मार्पित किया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो सर्वोच्च है वो जनता है। सर्वोच्च कौन है? जनता। भारत की जनता वो क्या है? सर्वोच्च है। यानी संविधान बनाने वाली खुद भारत की जनता है, उसको लागू करने वाली भारत की जनता है। यानी यहाँ पर जो लोकप्रिय संप्रभुता की बात हुई है, किसकी बात हुई है? लोकप्रिय संप्रभुता।
देखो ये रूसो का शब्द है, रूसो ने ये बात कही थी लोकप्रिय संप्रभुता की। हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं तो इतना डिटेल से आपको करवाऊंगा नहीं मैं। आपको ये ध्यान रखना है हमारे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी जो स्रोत है वो जनता है, यानी ये लोकप्रिय संप्रभुता की बात करता है। इसका मतलब ये जनता की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जनता की बात कर रहा है। यानी भारतीय संविधान का स्रोत है वो जनता है, उसको बनाने वाली जनता है, भारतीय ही है, यानी विदेशी ने इसको संविधान का निर्माण नहीं किया। और हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, संपूर्ण रूप से डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। या हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो कोई हम पर कोई दबाव नहीं बना सकता। यानी आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से हम क्या हैं? स्वतंत्र है। तो पहली विशेषता आपको समझ आ गई होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। यानी हमारा संविधान है वो आंतरिक और बाह्य किसी के दबाव में आकर काम नहीं करता, संपूर्ण शक्तिशाली है, संपूर्ण स्वतंत्र है और संपूर्ण रूप से वो क्या है? संप्रभु है। उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड नंबर की जो करते हैं, देखो जो सेकंड है वो है प्रस्तावना। देखो प्रस्तावना क्या होती है? संविधान की हम आप ये कह सकते हो संविधान का एक निचोड़ होती है, एक सार होता है, यानी निष्कर्ष होता है। प्रस्तावना क्या होती है? एक निष्कर्ष होता है। देखो हमारा संविधान बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है इंडिया का, जो भारत का जो संविधान है उसका टोटल निचोड़, टोटल यानी उसका सार एक प्रस्तावना में रखा गया है। हमारे क्या उद्देश्य होंगे, हमारे क्या एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, और हमारे मतलब मूल्य क्या है, टोटल जो है वो प्रस्तावना में उल्लेखित है। कौन कौन से हमें न्याय प्रदान किए गए हैं, क्या हमें अधिकार दिए गए हैं। यानी एक प्रस्तावना को देखकर हम पूरे संविधान को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। आप देखते हैं जैसे ये मूवी वगैरह आती है, 3 घंटे की होती है मूवी देखने में, लेकिन उसका जो ट्रेलर होता है वो सिर्फ 5 मिनट का होता है और 5 मिनट के अंदर हम पूरी मूवी को लगभग समझ लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप प्रस्तावना को बढ़िया तरीके से पढ़ लें, हम उसको समझ लें, तो हम पूरे संविधान को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं, क्योंकि उसका ये सार होता है, उसका निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो देखो प्रस्तावना हमारे भारत के संविधान की भी एक प्रस्तावना है, भारतीय संविधान में भी एक प्रस्तावना है और इसके अंदर हमारे उद्देश्य, हमारे लक्ष्य जो भी है वो इसके अंदर पूर्ण रूप से स्पष्ट किए गए हैं। और आपको ये बता देता हूँ, प्रस्तावना के अंदर संशोधन सिर्फ एक ही बार हुआ है। देखो संविधान जो संशोधन होता है ना, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो एक बार हुआ है, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। यानी प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, यानी उसके बाद या उससे पहले कोई संशोधन नहीं हुआ। इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, हम आगे पढ़ेंगे, समानता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। यानी ये 3 शब्द क्या हुए थे? प्रस्तावना में और जोड़े गए थे। अब हमने क्या कहा था कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना एक सार है, एक निष्कर्ष है, एक छोटा रूप है। संविधान का क्या है? एक छोटा रूप है। इसी कारण इस प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको। क्यों? क्योंकि पूरे संविधान का एक छोटा रूप है, एक सार रूप है, एक निष्कर्ष है। इसी कारण इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। देखो एक बंदे का और स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, वो है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, देखो हमारी ये +2 के अंदर ये सिलेबस में है, इसका स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है वो हमारे सिलेबस में है। इसी कारण इसको हमें पता होना चाहिए भी मुंशी जी प्रस्तावना के बारे में अपना क्या स्टेटमेंट देते हैं। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा था जो प्रस्तावना है वो एक संविधान की राजनीतिक कुंडली है, इसको राजनीतिक कुंडली की उपमा दी है। क्या कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है भी जो प्रस्तावना है वो एक राजनीतिक कुंडली है। क्यों कहा है? देखो हम इसको याद करने का एक तरीका, मुंशे होती है ना, मुंशी, मुंशे, वो कुंडी होती है, ऊपर से तिखी होती है, कुंडी होती है यानी कुंडली। तो आप इस प्रकार इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। तो के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली की उपमा दी है। तो देखो
प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये निष्कर्ष होते हैं, छोटा रूप होता है। इसी प्रकार के मुंशी ने अपने जो स्टेटमेंट दिया है वो राजनीतिक कुंडली का इसको प्रस्तावना को। ये थी हमारी प्रस्तावना। और वैसे आपको बता देता हूँ, हमारे इसके अंदर प्रस्तावना के एक अलग से टॉपिक है, और जब वो टॉपिक करेंगे तब इस प्रस्तावना को हम कंप्लीट करेंगे। ये मूल प्रस्तावना क्या थी, 42वें संविधान संशोधन के बाद जो 3 शब्द जोड़े गए थे, उसके बाद प्रस्तावना का क्या रूप हो गया, यानी हम ये उसके टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपकी है तीन नंबर की, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। देखो ये भी हमारे संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है। ये अगर हम पूरे विश्व का अध्ययन करें, अमेरिका का, कनाडा का, चीन, किसी का अध्ययन करें हम, अगर सबकी तुलना में देखें तो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान से बड़ा कोई और संविधान अब तक बना ही नहीं है। और हमारे संविधान में बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के समय में क्या किया गया था? इसको तैयार किया गया था। अगर हम तुलना की बात करें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में तो 7 ही आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद जैसे कनाडा है, कनाडा में लगभग कहते हैं 147 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया में 128 आर्टिकल है। यानी कहने का मतलब है जो भारत है उसका जो संविधान है वो सभी से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसे? इंडिया में जो आर्टिकल है संविधान में वो 395 आर्टिकल है। हमारे यहाँ जो भाग है, सेक्शन है, वो टोटल 22 भाग है। और जो अनुसूचियाँ हैं वो 12 अनुसूचियाँ हैं। देखो अमेरिका में सिर्फ 7 ही आर्टिकल है, अभी बताया था हमने आपको। कनाडा में 147 के लगभग आर्टिकल है। इसका मतलब इंडिया में कितना है? 395 आर्टिकल है, यानी सबसे ज़्यादा है। इसलिए कहा नहीं, भारत में जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है। भाग है वो 22 भाग है, और जो अनुसूची है वो कितनी है? 12 अनुसूचियाँ हमारे भारत के संविधान में पाई जाती है। इसी कारण जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। देखो इसी के आधार पर हमने, एक व्यक्ति था, राजनीतिज्ञ था, हरि विष्णु कामत। देखो ये भी हमारे सिलेबस में है, हरि विष्णु कामत। इसने भी कुछ अपना भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसके आधार पर अपना एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा था भी हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। ये स्टेटमेंट दिया था हरि विष्णु कामत ने। बात समझ रहे हो? देखो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, क्यों? क्योंकि इसको बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगा था। साथ में ये आर्टिकल इसमें 395 है, भाग है वो 22 है, और अनुसूचियाँ इसके अंदर 12 है। इसका मतलब हर जितने भी अमेरिका वगैरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के हम संविधान को देखते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आर्टिकल है वो इंडिया में पाए जाते हैं, और कोई भी संविधान के अंदर इतने आर्टिकल नहीं पाए जाते, क्योंकि हमारी हर चीज़ क्या है? संविधान में लिखित है, हर चीज़ संविधान में लिखी गई है। सेकेंड बात मैंने आपको कहा था हरि विष्णु कामत है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। जैसे के मुंशी के ने प्रस्तावना के बारे में अपना स्टेटमेंट दिया था, तो हरि विष्णु कामत ने भारतीय संविधान में सबसे बड़ा संविधान होने के पर भी अपना एक स्टेटमेंट दिया है। तो क्या कहा? इसने कहा था भी हमें इस बात का गर्व है, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो ये आपकी विशेषता कंप्लीट होती है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम 4 नंबर की। देखो 4th नंबर में आते हैं लिखित और निर्मित संविधान। देखो इसको ध्यान से देखो, मैंने अभी जो करवाई थी आपको अभी इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान, उसके अंदर मैंने आपको बताया था भी इसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसका मतलब इतने दिनों में इसको लिखा गया था, यानी ये लिखित है, टोटल दस्तावेज इसका लिखा गया है इसके अंदर, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ी गई जो उसके अंदर लिखित
नहीं है। इसका मतलब इसको बनाया गया था, लिखा गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने क्या किया था? इस संविधान को, हर चीज़ को लिखित रूप में रखा था, यानी हर चीज़ को लिखा गया था। निर्मित है क्योंकि इसको संविधान सभा ने इसका निर्माण किया था, इसी कारण ये निर्मित है। आपको मैं संविधान सभा के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखो जो संविधान सभा थी ना, वो बनी थी 1946 में। एक कैबिनेट मिशन आया था इंडिया में, कैबिनेट मिशन, जिसके 3 मेंबर थे, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। और तीनों का आखिर उन्होंने कहा था भी संविधान बनाया जाए भारत का, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए और उसका काम इतना ही होगा भी वो संविधान का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और उसी के आधार पर क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, और चुनाव होकर क्या हुए थे? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। पहले संविधान सभा गठन किया गया था, फिर संविधान को निर्मित किया गया था। तो हम कह सकते हैं भी भारत का जो संविधान है वो लिखित और निर्मित, यानी हर चीज़ संविधान के अंदर लिखी गई है, हर दस्तावेज को उसके अंदर एंट्री दी गई है और उसका संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। देखो भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपने +1 में ये पढ़ चुके हो। +1 में संसदीय शासन प्रणाली का एक पूरा लेसन ही था, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। किस पर है? ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए संसदीय शासन प्रणाली का जनक या जननी कौन मान जाती है, तो ब्रिटेन की संसद मानी जाती है। ठीक है, वहीं से हमने इस संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। इसमें होता क्या है, ध्यान रखना। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है आपको इतना याद रखना है। इसके अंदर जो व्यवस्थापिका होती है, जो व्यवस्थापिका होती है और कार्यपालिका होती है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है? घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। कैसे जुड़ी हुई होती है? जैसे कार्यपालिका का जो निर्माण होता है, कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। और कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है और ये भारत में पाया जाता है। हमारे यहाँ पर जो कार्यपालिका होता है ना, मंत्रिमंडल वगैरह, मंत्रियों जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। क्योंकि हम MP MLA चुनते हैं, उनको चुनाव करके उनको हम भेज देते हैं व्यवस्थापिका में, और व्यवस्थापिका से क्या होता है? आगे मंत्रिमंडल बनाया जाता है, यानी कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। और जो मंत्री होते हैं, जो कार्यपालिका होते हैं, वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहते हैं? उत्तरदायी रहते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर क्या होता है, ध्यान रखना आप। इसके अंदर 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। जो कार्यपालिका होती है वो कैसी होती है? दोहरी होती है। कैसी होती है? दोहरी कार्यपालिका। कैसे? एक तो होती है नाममात्र की और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। एक तो होती है नाममात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। और भारत में ऐसा पाया जाता है, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। कैसे पाया जाता है आप देख लो। हमारे यहाँ पर नाममात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है, भारत में पाया जाता है। और वास्तविक कार्यपालिका है वो हमारा मंत्रिमंडल है, और इसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, PM होता है। तो ऐसी स्थिति भारत में पाई जाती है, नहीं पाई जाती? बिल्कुल पाई जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी पाया जाता है, हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि भारत की जो विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली को हम ले सकते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ब्रिटेन मॉडल को अपनाया गया है। यहाँ पर व्यवस्थापिक कार्यपालिका होती है और व्यवस्थापिका पर के प्रति उत्तरदायी होती है, और कार्यपालिका निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से ही होता है। और यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, नाममात्र की जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, और वास्तविक जैसे मंत्रिमंडल है, और उसका जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की बढ़िया विशेषता है, अच्छी विशेषता है, भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम।
देखो हमारे संविधान में कुछ बातें, अच्छी बातें लिखी भी गई है, बहुत ही अच्छी बातें लिखी गई है, क्योंकि जो हमारे संविधान सभा के मेंबर थे वो क्या थे, बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और बहुत से देशों के संविधानों का अध्ययन करके जिसमें अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छी अच्छी क्वालिटी थी, वो हमारे भारत में ले आए। उसको हमारे भारत के परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया, बना दिया। जैसे हमारी भौगोलिक है, राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक, उस स्थिति को देखते हुए हमने अलग अलग संविधानों से अलग अलग बातें ग्रहण की, और एक विलक्षण अलग ही प्रकार का एक संविधान बनाया, जो बहुत ही पूरे विश्व के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने तो उस संविधान को पूरा अपनाने के लिए तैयार था पूरा ये देश, ये हम इस संविधान को ऐसा ही अपना संविधान बनाएंगे। तो कहने का मतलब है ये अलग ही विलक्षण दस्तावेज बनाया गया था। तो इसके अंदर देखो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्यों के लिए, व्यक्ति के लिए, कर्तव्य, हर चीज़ को क्या है संविधान में शामिल किया गया था। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, उसके बाद मूल कर्तव्य भी है, और नीति निर्देशक तत्व है। देखो मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो मौलिक अधिकार क्या होता है। देखो मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य इसका मतलब हम जैसे हमारे मौलिक मूल अधिकार में मिले गए हैं, अगर उसका कोई हनन करता है, कोई छीनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे न्यायालय में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। ये वाद योग्य होते हैं। तो कैसे, देखो हम बात करें मौलिक अधिकार के थोड़े इतिहास की बात करें तो देखो अगर आपको क्वेश्चन आए भी मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, कुल कितने थे, ध्यान रखना। जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय जो हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार थे वो टोटल 7 थे। कितने थे, 7 थे। देखो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक और शिक्षा का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी टोटल 7 अधिकार, मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए थे। अगर आपसे पूछे वर्तमान में संविधान में कितने हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कितने, तो आप बताओगे जी 6 है। यानी मूल में तो कितने थे, 7 मौलिक अधिकार में प्रदान किए गए थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 है। कैसे, देखो हमारा एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था। ये संपत्ति का अधिकार हमें प्रदान किया गया था। लेकिन हुआ क्या, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और ये हुआ था मोरारजी देसाई के काल के अंदर। उस टाइम जो पीएम था, प्रधानमंत्री थे, वो मोरारजी देसाई थे। और उसके बारे में थोड़ा कंटेक्ट आपको बता देता हूँ। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो कांग्रेस से थे, और ये मोरारजी था ये जनता पार्टी से थे, यानी प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे ये। उसके काल में 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। और जो संपत्ति का जो हमारा मौलिक अधिकार था उसको वहाँ से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। यानी पहले तो ये क्या था, मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद उसको मूल अधिकार से हटाकर उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में कितने रह गए, 6। फिर एक संशोधन और हुआ, आपको इसके साथ ही बता देता हूँ, जो हुआ था 86वां संविधान संशोधन, 86। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर हुआ था ये।
देखो 86वां संविधान शोधन 2002 के अंदर हुआ था। इसमें क्या था? इसमें ये था भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो ये जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, इनका मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल 21 क के तहत। आर्टिकल 21 क के तहत इसको क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। भी उसका मूल अधिकार है भी वो क्या लेगा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेगा। और ये मूल अधिकार और जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। देखो जो मूल कर्तव्य थे, अगर हम इसको क्वेश्चन वाइज पर्सन वाइज करते हैं तो अच्छा रहेगा। देखो अगर आपसे ये पूछे मूल संविधान है, मूल संविधान का समझ गए आप? जिस टाइम संविधान बना था और उसके बाद लागू किया गया था, उस टाइम की स्थिति की बात हो रही है, पहले की स्थिति की बात हो रही है, जब इसको स्टार्टिंग में लागू किया गया था, बनाया गया था। अगर पूछे मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, टोटल कितने कर्तव्य, तो आप बताओगे जी 0 थे। इसका मतलब मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। मूल जब संविधान बना था उसको 26 नवंबर 1950 में बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय जो कर्तव्य थे वो संविधान में शामिल नहीं किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ? एक समिति का गठन किया गया था, श्रवण सिंह समिति। श्रवण सिंह समिति का गठन किया गया था। उसने एक सिफारिश की थी भी आप क्या करो, संविधान में मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल कर दो। ये हमारे पास अधिकार तो है लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। तो इसी की सिफारिश के ऊपर 42वां संविधान संशोधन संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ध्यान रखना भाई, देखो स्टार्टिंग में जब मूल संविधान था, जब संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था, उस समय कोई भी मूल कोई कर्तव्य संविधान में शामिल नहीं थे। और उसके बाद श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर टोटल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये तो थे मूल की बात, 0 थे। 1976 में कितने जोड़ दिए गए? 10 जोड़ दिए गए। अब बात आती है वर्तमान में क्या स्थिति है। देखो वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं, तो आप बताओगे जी वर्तमान में टोटल कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। जो 11वां कर्तव्य है जो मैंने अभी आपको बताया था वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या रखा गया था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रदान की गई थी। देखो वहाँ पर तो क्या बनाया गया था? मूल अधिकार में तो बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया गया था कि उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा लेना एक मौलिक अधिकार है उसका। यहाँ पर जो अभिभावक हैं, जो संरक्षक है बच्चों का, उनका कर्तव्य बना दिया गया था भी आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य यानी उनको शिक्षा प्रदान करवाओगे। समझ रहे बात? जैसे उसके अभिभावक है, माता पिता है, जो भी बच्चों का संरक्षक है, वो क्या करेगा? अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाएगा। ये उनका कर्तव्य होगा। और ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। तो देखो मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0 थे, कुछ भी नहीं था। श्रवण सिंह समिति बनाई गई थी, उसने सिफारिश की थी भी संविधान में कर्तव्य भी शामिल करो। तो फिर 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किए गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। और वर्तमान में कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य वो 86वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और उसके अंदर अभिभावक जो संरक्षक है, जो माता पिता है, उनका कर्तव्य बना दिया गया भी वो अपने बच्चों को क्या करेंगे? उनका कर्तव्य होगा भी अपने बच्चों को वो शिक्षा प्रदान करवाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है नीति निर्देशक तत्व। हम पढ़ते हैं नीति निर्देशक तत्व। देखो अगर आपको इसको एक ही लाइन में समझना है भी नीति निर्देशक तत्व होते क्या है। ठीक है, नीति
निर्देशक यानी निर्देश देना। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं राज्य के लिए कुछ निर्देश होते हैं, राज्य के पथ प्रदर्शक होते हैं। ये पथ प्रदर्शक होते हैं, यानी जो सरकार होती है ना, जो सरकार होती है, जो राज्य को चलाती है, जो कानून बनाती है, तो वो जब भी कोई कानून बनाती है, विधि बनाती है, जो भी योजनाएं बनाती है, तो वो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखता है, यानी उसको रास्ता दिखाती है, वो पथ प्रदर्शक होती है उनकी। ठीक है, अगर मान लो कोई सरकार बन गई, ठीक है, और वो क्या करते हैं, सही तरीके से काम नहीं करते, नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो आने वाले टाइम के अंदर उनको वोट के अंदर, मत के अंदर क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है, जनता उनको पसंद नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, उनके पथ प्रदर्शक होते हैं, ताकि देखो ये इसको शामिल क्यों किया गया था, ताकि राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जनता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनको रोजगार, गरीबी दूर करना, उनकी मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर प्रकार से नैतिक मूल्यों को में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। और ये टोटल इसके अंदर शामिल किया गया है, ताकि हमारे जो व्यक्ति है, यहाँ के जो देश है, उनका संपूर्ण विकास हो सके। तो ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व। अब हम अगर इनको अलग अलग बात करें भी, इनको संविधान में कहाँ पर शामिल किया गया है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो संविधान की अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों के लिए बनाया गया भाग 3 में शामिल किया गया। किसमें किया गया है? भाग 3 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। याद रखना भी आप, भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 में जो आपका आर्टिकल है 12 से 35, उसके अंदर क्या रखे गए हैं, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। जितने भी हमारे 6 प्रकार के अधिकार हैं वर्तमान में, वो सारे अधिकार इसके 12 से लेकर 35 तक शामिल किया गया है। उसके देखो ये जो आप पढ़ रहे हो मौलिक अधिकार है, ये हम आगे एक पूरा इसका एक लेसन है वो करेंगे। मौलिक अधिकार टोटल जितने 6 हैं वो टोटल हर आर्टिकल को बढ़िया तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषता कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। आगे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार भी आप पूरा पढ़ोगे, कर्तव्यों को भी पढ़ोगे आप, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनको भी पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके लेसन के अंदर, आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, वो आगे आएगा। ठीक है, एक बार तो हम सिर्फ भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ सीधा, क्योंकि हमारे जो विशेषताएं हैं उसमें सिलेबस इतना ही है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और 12 से लेकर 35 तक क्या है, भारतीय संविधान के अंदर इस आर्टिकल में हमारे मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मूल कर्तव्य। ये भाग 4 क में दिया गया है, भाग 4 क में इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 में किया गया है, और इसका जो आर्टिकल है वो 36 से 51 आर्टिकल है, 36 से 51। यानी मौलिक अधिकारों को भाग 3 में, मूल कर्तव्यों को भाग 4 क में, और जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उनको भाग 4 में, और आर्टिकल है इसका 36 से 51। यानी 36 से लेकर 51 तक जितने भी आर्टिकल है वो टोटल किसको बताते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को, राज्य को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। भी राज्य को किस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, क्योंकि हमारा जो संविधान सभा ने जब संविधान का निर्माण किया था उसका एक मेन उद्देश्य यही था कि हमें भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया, संविधान में शामिल किया, ताकि राज्य को, देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके। उसके बाद देखो मौलिक अधिकार, कर्तव्य और निर्देशक आपको समझ आ चुके होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट आगे विशेषता पर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखो सबसे बढ़िया हमारे जो संविधान की विशेषता है वो कठोरता लचीलेपन का मिश्रण पाया जाता है। तो कैसे पाया जाता है, इसको ध्यान से देखो आप। देखो हमारे जो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है, उसमें कुछ तो लचीला भाग रखा गया है भी आसानी से परिवर्तन किया जा सके, कुछ ऐसे भाग रखे गए हैं जिसमें क्या है, संशोधन करने में बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, यानी लचीले और कठोरता का सम्मिश्रण किया गया। देखो ब्रिटेन जो देश है ना, वहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लचीलापन है। अमेरिका है, वहाँ पर कठोरता को अपनाया गया है, वहाँ पर इतने जल्दी संशोधन नहीं हो सकते। भारत ने क्या किया, ब्रिटेन और अमेरिका के दोनों परिस्थितियों को मिश्रण कर दिया, यानी बढ़िया तरीके से उसका मिश्रण करके हमारे जो परिस्थितियाँ हैं, हमारा देश है, उसके अकॉर्डिंग उसको डाल दिया।
तो हम पढ़ते हैं। देखो हमारे जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया वो आर्टिकल 368 में अपनाया गया। किसमें अपनाया गया? आर्टिकल 368 के अंदर इस आर्टिकल में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। देखो हमारे वैसे संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया अपनाई गई है। 3 प्रक्रिया कौन कौन सी पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट है, संसद क्या कर सकती है? संसद एक साधारण बहुमत के द्वारा भी क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। जैसे मान लो किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम चेंज करना है या कोई नया राज्य बनाना है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है। ये जो प्रक्रिया होती है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 आता है, वो किस में आता है? संसद के साधारण बहुमत की श्रेणी में आता है और संसद आसानी से क्या कर सकती है? उसको परिवर्तन कर सकती है। उसको बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। जो सेकंड नंबर का है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो होता है संसद का पूर्ण बहुमत और उपस्थित जो सदस्य होते हैं उसका 2/3 बहुमत। ये थोड़ी सी हार्ड प्रक्रिया होगी। देखो फर्स्ट तो क्या होता है, उसके अंदर 2/3 बहुमत की आवश्यकता ही नहीं होती। एक साधारण बहुमत के द्वारा ही क्या कर सकती है? संसद उसको चेंज कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। सेकंड नंबर का है, उसके अंदर उसको क्या है? पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है और साथ में जो उपस्थित होते सदस्य, जितने मेंबर वहाँ पर है मीटिंग के अंदर, उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा उसमें क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। थर्ड नंबर का क्या होता है? थर्ड नंबर में ये तो 2 नंबर का तो होता ही होता है, प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी परमिशन की आवश्यकता होती है। देखो फर्स्ट तो क्या होता है? साधारण बहुमत से चेंज कर दिया। सेकंड के अंदर 2/3 बहुमत चाहिए और जो थर्ड है उसके अंदर 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी चाहिए। यानी आधे से अधिक राज्य अगर उसको पास करते हैं तो ही परिवर्तन होता है, वरना परिवर्तन नहीं होता। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसमें चेंज करना है। अनुसूची 7 है जिसके अंदर केंद्र राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें किसी प्रकार का चेंज करना है। संघात्मक शासन प्रणाली है। देखो कहने का मतलब है जो केंद्र राज्यों से संबंधित है, संघात्मक शासन प्रणाली के जितने भी तत्व हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का हमें चेंज करना है तो हमें 2 नंबर का तो इतना चाहिए 2/3 बहुमत, प्लस हमें क्या चाहिए? आधे से अधिक राज्यों की परमिशन भी चाहिए। अब आपको मैं बता देता हूँ, हमारे जो आर्टिकल 368 है उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार की प्रक्रिया है, तीसरे प्रकार की प्रक्रिया 368 में नहीं है। देखो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया तो है ये प्रथम, साधारण बहुमत के द्वारा हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 368 है उसमें ये 2 ही प्रक्रिया दी गई है। ये तीसरी प्रकार की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में नहीं है। ठीक है, तो आप समझ गए भी ये कठोरता, देखो यहाँ पर लचीलापन है, आसानी से चेंज हो रहा है। यहाँ पर कठोरता है यानी आसानी से चेंज नहीं हो रहा है। हमें 2/3 बहुमत चाहिए, हमें पूर्ण बहुमत चाहिए, साथ में आधे से अधिक राज्यों की हमें परमिशन, उनसे सलाह भी चाहिए, उनसे भी वो बजट जो भी मतलब बिल है उसको पास करवाना पड़ता है। इसका मतलब लचीलापन भी है हमारे संविधान में, आपके सामने है, और कठोरतापन भी है, यानी कठोर को भी अपनाया गया है। इसका मतलब हमारे संविधान में लचीलेपन और कठोरतापन को क्या किया गया है? एक बढ़िया तरीके से मिश्रण किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, बाकी जो अन्य नेक्स्ट जो विशेषताएं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और थैंक यू।